नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जूही। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस से। केजरीवाल मंत्रिमंडल से कपिल मिश्रा बर्खास्त। टैंकर घोटाले में आज नामों का खुलासा करने का ऐलान। बीजेपी ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में फेरबदल। आज 10 मंत्री और स्पीकर के इस्तीफे के। 11 जिलों में पार्टी पर्यवेक्षक तैनात। कुलगांव के मीर बाजार में आतंकी हमला। 1 पुलिसकर्मी शहीद, 3 नागरिकों की मौत। जवाबी कार्रवाई में मारा गया लश्कर आतंकी सेठा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 19 नक्सली गिरफ्तार। 9 पर बुर्कापाल हमले में शामिल होने का आरोप। 10 की गिरफ्तारी कुकानार से। और फ्रांस में नए राष्ट्रपति के लिए दूसरे दौर का मतदान आज। इमैनुअल मैक्रोन और मैरिन ली पेन के बीच मुकाबला। 11 मई को नतीजों का ऐलान। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी में जो है जारी कला थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला जो है वो कपिल मिश्रा का है। ताज़ा विवाद कपिल मिश्रा को लेकर है, जिन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। और कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल सरकार ने कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम को कैबिनेट में शामिल करने का ऐलान किया है। वहीं कपिल मिश्रा ने दिल्ली टैंकर घोटाले में आज नामों का ऐलान करने का फैसला किया है। कुमार विश्वास और अमानतुल्लाह खान के बीच विवाद के बाद आम आदमी पार्टी में एक और विवाद खड़ा हो गया है। अंतरकलह के दौरान कुमार विश्वास का साथ देने वाले कपिल मिश्रा को शनिवार को केजरीवाल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। कपिल मिश्रा की जगह नरसंगगढ़ के विधायक कैलाश गहलोत को मंत्री बनाया जाएगा, जबकि सीमापुरी से विधायक राजेंद्र पाल गौतम भी दिल्ली सरकार में मंत्री बनेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक कपिल मिश्रा राजधानी में पानी की व्यवस्था नहीं सुधार पाए। कई नई कॉलोनियों में जहां पर पानी पहुंचाया था वहां पे भी पानी नहीं पहुंच रहा था, तो पानी का मैनेजमेंट अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा था। काफ़ी मेहनत के बावजूद कपिल मिश्रा जी काफ़ी मेहनत कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कपिल मिश्रा जी की जगह कैलाश गहलोत जी को साथ लेने का निर्णय लिया है और साथ साथ एक जो पद खाली पड़ा था उस पर तो इस तरह से 2 मंत्री इसमें नए शामिल होंगे, कैलाश गहलोत जी और राजेंद्र गौतम। इधर मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कपिल मिश्रा ने भी बगावती सुर अख्तियार कर लिए हैं। कार्रवाई पर देर रात प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के टैंकर घोटाले में उनकी रिपोर्ट के चलते ये कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि घोटाले में शामिल कुछ नामों के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एंटी करप्शन ब्यूरो को जानकारी दी गई थी। कपिल मिश्रा ने आज उन नामों का खुलासा करने की बात कही है। और इस संबंध में जिन लोगों के कारण ये देरी हुई है या ये घोटाला अभी तक दबा हुआ है, मैं उनके नाम एंटी करप्शन ब्यूरो को जाके दूंगा। सुबह 10 बजे मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को ये लेटर भी लिखा है, वो सारी सबके सामने है। वो इस लेटर में मैंने उनसे टाइम मांगा है मिलने के लिए। तो ये एक बात जरूर है, और जो नाम है वो नाम बहुत बड़े नाम हैं जिनका मैं कल खुलासा करूंगा। तो मुझे लगता है शायद उन नामों के कारण जरूर हो सकता है कि कोई ऐसा निर्णय लिया गया हो। कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटाने को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। कपिल मिश्रा को निकाल करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो घोटालों की बात करेगा वो बाहर जाएगा। इसका मतलब है कि जल बोर्ड का घोटाला हो या जितने घोटालों की बात हम लोग करते रहे, बीजेपी करती रही है, उन घोटालों की बिल्कुल सत्यता है। और अब ये सिद्ध हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी स्वतः ही उन सारे घोटालों में लिप्त हैं। करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा केजरीवाल सरकार के चौथे मंत्री हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा अन्ना आंदोलन से लेकर दिल्ली में बड़ी जीत दर्ज करने तक पार्टी के कई नेता केजरीवाल का साथ छोड़ चुके हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं अपनी संवाददाता अनु दीवान से। अनु, आज दिल्ली की राजनीति में क्या फेरबदल हो सकता है? जैसे कि कपिल मिश्रा ने जो है टैंकर घोटाले में नामों का खुलासा करने का ऐलान किया है, तो क्या ये देखा जाए कि वो केजरीवाल को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं अपनी बर्खास्तगी को लेकर?
बिल्कुल जी, जिस तरह से जब जब कपिल मिश्रा ने ये बात कही कि वो टैंकर घोटाले को लेकर कई खुलासे करेंगे, उसके बाद पार्टी ने एक अलग ही रूप अख्तियार कर लिया। मतलब पूरी पार्टी जिस तरह से बयानबाजी कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कपिल मिश्रा के खिलाफ खड़ी हो गई है। जिस घोटाले की वो बात कर रहे हैं, वो सरकार नहीं चाहती कि उसका खुलासा हो। तो पार्टी जिस तरह से बयानबाजी करती सामने आ रही है, उससे सीधा सीधा यही लग रहा है कि वो पूरी पार्टी जो है वो कपिल मिश्रा के खिलाफ खड़ी हो गई है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, कपिल मिश्रा 11:30 बजे जो है राजघाट पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलने का समय मांगा है। वो अनिल बैजल से मिलना चाहते हैं, पूरा ये टैंकर घोटाले के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि कपिल मिश्रा ही हैं जब उन्होंने ये टैंकर घोटाले का पूरा खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने फाइल सीबीआई को भेजी थी। कपिल मिश्रा ने ही पूरी रिपोर्ट तैयार करके सीबीआई को ये फाइल भेजी थी। उस समय ये साल 2015 की मैं आपको बात बता रही हूँ, जब ये नई सरकार बनी थी, तब शीला दीक्षित का नाम कपिल मिश्रा ही लेकर आए थे इस पूरे टैंकर घोटाले में। जी अनु, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कुमार विश्वास का क्या रुख हो सकता है, क्योंकि कपिल मिश्रा जो है कहा जाता है कि वो इनके ज़्यादा करीबी थे, कुमार विश्वास के ज़्यादा करीबी थे, और अभी कुछ दिनों पहले ही कुमार विश्वास और केजरीवाल को लेकर संयोजक पद को लेके कुछ परेशानियां आई थी, दूरियां बढ़ती जा रही थी। कुमार विश्वास का पूरा एपिसोड जो पिछले हफ्ते हुआ है, मतलब कुछ दिन पहले ही, उस पूरे एपिसोड में कपिल मिश्रा सबसे ज्यादा उनके करीबी माने गए थे। पूरी पार्टी कुमार विश्वास के खिलाफ थी, क्योंकि अगर हम उस एपिसोड के ऊपर ध्यान दें तो वो ये था कि अमानतुल्लाह खान ने कुमार विश्वास के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने पार्टी को तोड़ा है। तब कपिल मिश्रा ही थे जिन्होंने उनके आरोपों का खंडन किया था, पूरी तरह से खारिज किया था। लेकिन अभी तक उनके आरोप लगाने के बाद, उनको अमानतुल्लाह खान को पार्टी से सस्पेंड करने के बाद तक, ना ही अरविंद केजरीवाल ना ही मनीष सिसोदिया, जो पार्टी में सबसे अहम माने जाते हैं, उन्होंने उनके आरोपों का खंडन नहीं किया है। बल्कि मैं एक जानकारी और देना चाहूंगी कि उनको पार्टी से सस्पेंड करने के बाद दिल्ली असेंबली में कई कमिटीज में उनको मेंबर बना दिया गया। तो कुमार को कहीं ना कहीं इस बात का भी है कि आप उसको सस्पेंड करते हैं, कमेटी बनाते हैं, कमेटी का मेंबर बनाते हैं, और एक डिसिप्लिनरी कमेटी में उसका मामला भेज देते हैं। लेकिन अगर उन्होंने, आपको याद होगा जो ही उन्होंने एक बात कही थी, अगर यही चीज अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के बारे में किया जाता तो अब तक उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता। तो कहीं ना कहीं जो है ये पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की खेमा है तो दूसरी तरफ कुमार विश्वास का है। अब ये देखना होगा कि कपिल मिश्रा आज क्या फैसला लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बड़े बड़े नामों का खुलासा तो करेंगे, जाहिर है अगर उसमें कई बड़े नाम पार्टी से जुड़े होंगे तो पार्टी उनके पर बहुत कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन क्या कपिल मिश्रा उसके बाद क्या करते हैं पार्टी के लिए, पार्टी के अगेंस्ट कर जाते हैं या पार्टी में रहकर करते हैं? क्योंकि अभी जब उनसे बात हो रही थी तो उनकी जो माँ है वो खुद बीजेपी की मेयर रह चुकी हैं। तो उन्होंने अपनी बयानबाजी में ये तक इस बात का इशारा किया है कि वो जो है अब कपिल मिश्रा बीजेपी में आ जाए। तो कहीं ना कहीं बातें जो है अब धीरे धीरे खुल रही हैं। थोड़ा समय का हमें और इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज ही कुछ बड़ी जानकारी हमारे साथ हमें मिल जाए। जी अनु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसके संकेत दिए थे। आज होने वाले बदलाव में कई नए चेहरों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल 10 मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल से सरकार बेहतर तरीके से काम करेगी। शुक्रवार को विधानसभा स्पीकर निरंजन पुजारी ने भी इस्तीफा दे दिया था। इस बीच नवीन पटनायक ने पार्टी संगठन में भी बदलाव किया है। उन्होंने 9 वरिष्ठ नेताओं को 11 अलग अलग जिलों का पर्यवेक्षक बनाया है। इसमें शनिवार को इस्तीफा देने वाले 5 मंत्री भी शामिल हैं। अरुण साहू और प्रकाश दास को महासचिव बनाया गया है। वहीं देवी प्रसाद मिश्रा को पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। This reshuffle which seems to be underway looks like the biggest in a very, very long time. Certainly since 2009 when we broke our alliance with BJP to go alone. But even before that, if you compare for several years,
this is a major reshuffle, it looks like it. And clearly the Chief Minister and the party president has taken a close look and a serious look at the state of the affairs of the party. And this seems to be a big decision. So I think we'll have to wait and watch and see how things turn out. और अब बात करते हैं कुलगाम की, जहां बीती रात आतंकियों ने एक बार फिर सेना पर हमला किया और सेना ने भी जवाबी कार्रवाई में आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार देर रात आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। ये हमला काजीगुंड कुलगाम हाईवे पर मौजूद मीर बाजार में हुआ। हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि 3 असैन्य नागरिकों की भी मौत हो गई। गोलीबारी में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हमले के वक्त सुरक्षा बल इलाके में एक दुर्घटना की जांच के लिए गए थे। जवाबी कार्रवाई में लश्कर का एक आतंकी भी मारा गया। आतंकी फयाज अहमद अशवर उर्फ सेठा पर 2 लाख रुपए का इनाम था। लश्कर आतंकी सेठा 2015 में उधमपुर में बीएसएफ की टुकड़ी पर हुए हमले में शामिल था। एनआईए ने सेठा के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया था। हमले में शामिल बाकी आतंकी मौके से भाग निकले। घटना के बाद मीर बाजार, खन्नाबल, काजीगुंड में आतंकियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। बीते 3 दिनों में दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों का ये दूसरा हमला है। इससे पहले गुरुवार शाम शोपियां जिले में आतंकियों ने सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में जारी हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कश्मीर को इस हालात से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने जम्मू में एक परियोजना के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि ये नरेंद्र मोदी का साहसिक फैसला था। उन्होंने कश्मीर घाटी में अशांति को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी को एकमात्र सक्षम व्यक्ति करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ पूरा मुल्क खड़ा है। आज भी जम्मू कश्मीर की समस्या का कोई समाधान, कोई हल ढूंढ सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी और कोई नहीं। उनके पास मैंडेट है इस मुल्क का। वो जो फैसला करेंगे, जैसा करेंगे, मुल्क उसको सपोर्ट करेगा। और शायद यही वजह है कि यही उनकी ताकत है कि वो 1 घंटे के अंदर लाहौर चले गए, वहां के वजीर आजम से मिले। ये कमजोरी की नहीं, ये ताकत की निशानी है। महबूबा मुफ्ती ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पार्टियों ने कश्मीर में शांति बहाली की कभी गंभीर कोशिश नहीं की। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की कोशिशों को कश्मीर के लिए मजबूत पहल करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वाजपेयी सरकार के बाद केंद्र की यूपीए और राज्य की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने शांति बहाली की तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए। 3 साल के अंदर सीज फायर वाजपेयी जी का, 3 साल के अंदर बातचीत एलके आडवाणी साहब के साथ, 3 साल के अंदर रास्ते खोलने की बातचीत का आगाज होना। रास्ते तो बाद में खुले पर आगाज वाजपेयी जी के टाइम में हुआ। 3 साल में मिलिटेंसी वहां कम होना, बॉर्डर्स पे हमारे अमन होना, ये कोई मामूली चीज नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती के दावों को पूरी तरह खारिज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि जब से राज्य में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी है, तब से हिंसा और भड़की हुई है। पार्टी का दावा है कि मोदी और मुफ्ती दोनों कश्मीर में शांति बहाली के मोर्चे पर बुरी तरह असफल साबित हुए हैं। For last 2.5 years, when they have been in coalition, we have not seen any forward movement. Rather, Kashmir, in terms of security scenario, overall environment has gone from bad to worse. They should do a retrospection themselves. On one side, her own party is saying that there is no forward movement on the agenda of alliance. On the other hand, just to save her chair, she is showering all praises on the Prime Minister. आज ये देश को बताएं कि इनकी कोई नीति है। इनकी कश्मीर की नीति, जम्मू कश्मीर की नीति खोखली है, राजनीतिक अवसरवादिता से जुड़ी है। दूसरा, पाकिस्तान के लिए कौन सी रूपरेखा है, कौन सी नीति है। आपको बता दें कि बीते साल कश्मीर में भड़की हिंसा अब तक जारी है। उपचुनाव के बाद से कश्मीर घाटी अशांत है। पिछले महीने महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर हालात की जानकारी दी थी और कहा था कि कश्मीर में हालात बेहद चिंताजनक हैं।
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा ने भी शुक्रवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु के खाद्य मंत्री आर कामराज के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। कामराज पर एक रियल एस्टेट कारोबारी के साथ कथित तौर पर 30 लाख रुपए की गड़बड़ी करने का आरोप है। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर की गई है। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस को कामराज के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित सुकमा जिले में पुलिस ने 19 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में से 9 पर बुरकापाल हमले में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने इन्हें चिंता गुफा और चिंतलनार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वहीं 10 और नक्सलियों को कुकानार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। ये नक्सली बीते फरवरी माह में ट्रक में आग लगाने और पुलिस दल पर हमला करने की घटना में शामिल थे। 24 अप्रैल को सुकमा के बुरकापाल में नक्सलियों ने पुलिस दल पर हमला कर दिया था। इस हमले में CRPF के 25 जवान शहीद हो गए थे। सुकमा जिला का बुरकापाल में नक्सली द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया, उसमें 25 CRPF का जवान शहीद हुआ है। उस घटना के पश्चात लगातार इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी किए गए थे। सर्चिंग के दौरान काफ़ी संदिग्ध लोग ने पुलिस ने पूछताछ के लिए लेकर आए थे। उनमें से आज 9 संदिग्ध माओवादियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश की गई और भी इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में शनिवार को कंटेनर डिपो में से गैस लीक होने से करीब 460 से ज़्यादा स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। दिल्ली सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में शनिवार को कंटेनर डिपो से गैस लीक हो गई। इसके चलते रानी लक्ष्मी सर्वोदय कन्या विद्यालय और सीनियर सेकेंडरी कन्या विद्यालय की छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। इन्हें आंखों में जलन, पेट दर्द और सिर दर्द होने लगा। इसके बाद छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा अगर दोबारा से प्रॉब्लम हो तो दवाई लेकर खा लेना। डॉक्टर के मुताबिक फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं। सिर्फ कुछ बच्चों को जांच के लिए रखा गया है, बाकी को जांच के बाद घर भेज दिया गया। Only 2-3 children who had some pre-existing cardiac problem or some other problem, as a precautionary measure, they were referred for consultation of the cardiologist. पुलिस का कहना है कि लीक हुआ केमिकल चीन से आयात किया गया है, जो कीटनाशक बनाने में इस्तेमाल होता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। कंटेनर जिसमें केमिकल जो इंपोर्ट किया गया है चाइना से, इसमें से एक कंटेनर से रिसाव हुआ है और इस रिसाव से जो लिक्विड ज़मीन पे गिरा उससे जो फ्यूम्स जनरेट हुए हैं और ये जो स्पॉट था वो स्कूल की बाउंड्री वॉल से एकदम लगता हुआ स्पॉट था, तो ये मूलतः वजह सस्पेक्ट की जा रही है। केंद्र सरकार ने मामले की जांच के लिए प्रोफेसर YK गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। दिल्ली सरकार ने मामले में DM स्तर की जांच के आदेश दिए हैं, जो जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी। सरकार ने DM को इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं कि ये कैसे लीक हुई और कौन लोग इसके दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शनिवार सुबह स्कूल शुरू होते ही छात्राओं को सांस लेने की शिकायत हुई, जिसके बाद NDRF, फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस की कई टीमें घटना स्थल पर पहुंची। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। वहीं फ्रांस में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का उत्तराधिकारी चुनने को लेकर आज मतदान होना है। मुख्य मुकाबला इमैनुअल मैक्रोन और मैरिन ली पेन के बीच है। नतीजों का ऐलान 11 मई को होगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देने वाले फ्रांस की नई विचारधारा क्या होगी? देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? इसे लेकर आज लोग फैसला करने वाले हैं। इस चुनाव के जरिए वोटर न सिर्फ फ्रांस के भविष्य के लिए बल्कि एक तरह से यूरोपीय संघ के साथ उसके रिश्तों के लिए भी मतदान करेंगे। Voilà, je voulais pas voter pour quelqu'un qui me correspondait pas, mais qui se rapprochait le plus de mes idées. Alors j'ai décidé de pas voter. Le deuxième tour aussi, je vais pas voter. मुख्य मुकाबला यूरोपीय संघ के हिमायती उदारवादी नेता इमैनुअल मैक्रोन और दक्षिणपंथी पार्टी की नेता मैरिन ले पेन के बीच है। मैरिन ले पेन पिता की छवि से हटकर फ्रांस की उदारवादी और वामपंथी पार्टियों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं मैक्रोन की प्रगतिशील युवा शहरियों में अच्छी पकड़ है। Je pense que la victoire est à portée de la main et que les médias
font mine de ne pas entendre la colère sociale qui existe dans notre pays. Si vous voulez, soit il y a un front républicain, comme il y en a eu en 2002. Et à ce moment-là, les gens qui votent pour le candidat républicain ne votent pas pour lui, ils votent pour faire barrage au Front National. इमैनुअल मैक्रोन और मैरिन ले पेन में जो भी चुनाव जीते वो फ्रांस में एक बड़े बदलाव के एजेंडे के साथ आएगा। दशकों तक फ्रांस की राजनीति पर हावी रहने वाली दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों को मतदाताओं ने पहले ही खारिज कर दिया है। मौजूदा राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अब राष्ट्रपति बनने की होड़ में शामिल नहीं हैं। फ्रांस की चुनौतियां भी किसी दूसरे यूरोपीय देश जैसी ही हैं, मसलन अनिश्चित आर्थिक भविष्य, आतंकी हमले और सीरिया और इराक में खराब हुए हालात से यूरोप में दस्तक देते शरणार्थियों की समस्या। वहीं नवंबर 2015 में पेरिस में हुए हमले के बाद से फ्रांस में अब भी आपात स्थिति लागू है। फ्रांस के चुनाव प्रचार के दौरान जो मुद्दा सबसे हावी रहा वो है आतंकवाद। फ्रांस की पहचान के इस समय दो चेहरे उभरकर सामने आ रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में फ्रांस अपने लिए किस विचारधारा का चयन करता है। फ्रांस के नतीजों की छाप जर्मनी के चुनाव पर भी पड़ना स्वाभाविक है, जहां इसी साल सितंबर में चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं मलेशिया के पो में ब्रिटेन ने रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराकर अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड को 4-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। शनिवार को हुए मुकाबले में रुपिंदर पाल सिंह के पेनाल्टी कॉर्नर से किए गए 2 गोल की बदौलत भारत ने ये शानदार जीत दर्ज की। रुपिंदर पाल सिंह ने 17वें और 27वें मिनट में 2 गोल किए। आखिरी क्वार्टर में SV सुनील ने 48वें और तलविंदर सिंह ने 60वें मिनट में शानदार फील्ड गोल कर स्कोर 4-0 कर दिया। पिछले संस्करण में ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारत उप विजेता रहा था। वहीं देहरादून में चल रहे विरासत महोत्सव में हर दिन एक नया रंग घुल रहा है। शनिवार को बैठकी होली से लेकर गरबा नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। 15 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को काफी महत्व दिया जा रहा है। गरबा का रंग अब देहरादून की भी पहचान बन रहा है। इसकी वजह है विरासत। ये महोत्सव ONGC के अंबेडकर स्टेडियम में मनाया जा रहा है। राजधानी देहरादून में महोत्सव के लिए खास तैयारियां की गई हैं। सबको कहेंगे अपने संस्कृति को अपनाओ, इसे भूलो मत। अपनी संस्कृति को इतना दिमाग में डालो कि हमारा पुराना जो कुछ है सब वापस आ जाए। शनिवार का दिन विरासत में लेखन, विचारों, सूफी और शास्त्रीयता का दिन रहा। परंपरागत कुमाऊनी होली ने विरासत महोत्सव में फागुन के रंग बिखेरे। ये जो हमारी शैली है गाने की, ये भी हमारी विरासत ही है एक, अगर आप सोचें तो। ये बहुत लेसर नोन फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, बहुत बंद कमरों के अंदर चलता है। इसको प्रमोट करने की लोग कोशिश करते हैं। पंजाबी और सूफियाना कलाम ने महोत्सव का नजारा लेने पहुंचे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मैंने चंद सूफी कलाम, पंजाबी शायरी और हिंदी गज़लें रखी हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे पुराने कलाकार जिनको आज हमारी जनरेशन भूल ही बैठी है, जैसे फरीदा खानम जी। बीते 22 सालों से विरासत महोत्सव क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शख्सियतों और संस्कृतियों को आपस में जोड़कर देश के सबसे बड़े आयोजनों में शुमार हो गया है। दीपक डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव ने भारतीय साहित्य और संगीत को समृद्ध करने में अहम योगदान दिया। कवि, कहानीकार, नाटककार, गीतकार, संगीतकार और चित्रकार, उनके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। आइए याद करते हैं गुरुदेव को। ये झलक है इतिहास के उन ऐतिहासिक पलों की जब शांति निकेतन में 20वीं सदी की 2 महान हस्तियों महात्मा गांधी और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की मुलाकात हुई थी।
रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा का नाम दिया था, तो गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। गुरुदेव ने भारतीय संगीत में रविंद्र संगीत का एक नया आयाम जोड़ा। टैगोर की कृतियों ने भारतीय सिनेमा को भी प्रभावित किया। उनकी कहानियों पर काबुलीवाला, तीन कन्या, चारुलता और घोड़े बायरे जैसी फिल्में बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। उन्हीं के लिखे गीत एकला चलो रे ने आजादी के आंदोलन के दौरान देशभक्तों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। केजरीवाल मंत्रिमंडल से कपिल मिश्रा बर्खास्त। टैंकर घोटाले में आज नामों का खुलासा करने का ऐलान। बीजेपी ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में फेरबदल। आज 10 मंत्री और स्पीकर के इस्तीफे के। 11 जिलों में पार्टी पर्यवेक्षक तैनात। कुलगांव के मीर बाजार में आतंकी हमला, 1 पुलिसकर्मी शहीद, 3 नागरिकों की मौत। जवाबी कार्रवाई में मारा गया लश्कर आतंकी सेठा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 19 नक्सली गिरफ्तार। 9 पर बुरकापाल हमले में शामिल होने का आरोप। 10 की गिरफ्तारी कुकानार से। और फ्रांस में नए राष्ट्रपति के लिए दूसरे दौर का मतदान आज। इमैनुअल मैक्रोन और मैरिन ली पेन के बीच मुकाबला। 11 मई को नतीजों का ऐलान। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।